ये बात करेंगे कि बैंक की जो बैलेंस शीट होती है वो मेनली होती क्या है। हमें एक कंसेप्ट समझना है जिसका नाम है एनडीटीएल। एनडीटीएल होता है नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटी। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले शॉर्ट ब्रीफ में थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे बैंकों के काम के बारे में, कैसे वर्क करता है। तो आपको भी पता है कि बैंकों का असली में बिजनेस क्या है। बैंकों का बिजनेस ये है कि हम जैसे लोग होते हैं जो सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करते हैं, उसी पैसे को जो है बैंक किसी और को लोन पे देती है कुछ इंटरेस्ट रेट में। हमें भी इंटरेस्ट रेट मिलता है बिकॉज सेविंग अकाउंट में फिर भी 2-3% का इंटरेस्ट रेट हमें मिलता है, बैंक में हम डिपॉजिट करते हैं। पर जब कोई और बैंक के पास आता है लोन लेने के लिए तो 6-7% से कम लोन नहीं देते इस इंटरेस्ट रेट के अलावा। तो उनका जो गैप है हमारा 2% और उनका 6% के बीच में जो गैप है, उसी से बैंक कमाता है, उसी तरह बैंक चलते हैं। तो मैंने आपको बैंक का बिजनेस बता दिया कि बैंक किस तरह से चलते हैं, यहाँ यही लिखा है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, बैंक्स आर इन द बिजनेस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड डिप्लॉइंग दिस फंड्स। मतलब ये पैसा जो है जो हमने जमा करा है वो लैंड कर देते हैं, मतलब लोगों को उधार पे दे देते हैं जो कि लोन दे रहे हैं वो। देयर बाय अर्निंग प्रॉफिट इन द प्रोसेस। जो प्रॉफिट कमाते हैं वो इन प्रोसेस में आ जाता है, जो डिफरेंस रहता है इंटरेस्ट रेट में। तो हम ये जान लेते हैं कि बैंकों का एसेट और लाइबिलिटीज क्या होता है। अब रेफरेंस के लिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि एसेट क्या होता है बैंक का। जब भी बैंक लोगों को लोन देती है किसी इंटरेस्ट रेट पे, तो लोग ऑब्लाइज्ड रहते हैं कि उनको उस इंटरेस्ट रेट को पे करना पड़ेगा, साथ में प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। इस तरह से बैंक कमाता है और यही उसका एसेट होता है। एसेट वही होता है जो हमें कमा के देता है, और लाइबिलिटी क्या होती है, जो हमारा एक्सपेंस होता है जिसको हमें चुकाना है। तो ये फर्क नॉर्मल कंपनीज या हर कहीं पे एसेट और लाइबिलिटीज का आप कंसेप्ट समझ सकते हैं, बट मेनली अभी हम बैंक की बात कर रहे हैं। तो एसेट हमने समझ लिया कि जो बैंक लोन दे रहा है उस पर जो उसे पैसा मिल रहा है वो उसका एसेट हो गया। इसके अलावा बैंक की खुद की बिल्डिंग, उसकी कंप्यूटर्स, उसका कैश फ्लो, उसने जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे वो उसका सारा फाइनेंशियल एसेट हो जाता है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि बैंकों की लाइबिलिटीज क्या है। जब भी हम बैंक में जाते हैं, सेविंग अकाउंट में अपना पैसा डालते हैं, तो बैंक ऑब्लाइज रहता है कि जब भी हमें विड्रॉ करना हो पैसा तो उसे वो पैसा देना पड़ेगा। तो उसकी लाइबिलिटी होगी बिकॉज वो पैसा हमारे जरिए आ रहा है और उसी पैसे को वो आगे लोन पे दे देता है, वो उसका काम है। बट उसकी लाइबिलिटी है कि अगर हमें विड्रॉ करना है तो वो हमारा पैसा देगा। ये होगी उसकी पहली लाइबिलिटी। अब दूसरी लाइबिलिटी ये होती है कि स्टॉक मार्केट में जब उस कंपनी की लिस्टिंग होती है तो उसके जो भी शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड पे करना होता है। उसका जो बैंक ने जो प्रॉफिट कमाया उसमें से जो डिविडेंड होता है उसका जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है वो भी पे करना होता है। तो ये एक तरह की लाइबिलिटी होगी। इस तरह से हमने समझ लिया कि बैंक की बैलेंस शीट क्या होती है। ये भी कवर हो गया वीडियो में। तो अब हम बात करेंगे एनडीटीएल की। एनडीटीएल का जो कंसेप्ट मैं अभी क्यों समझा रहा हूँ, बिकॉज आगे आने वाले वीडियो पे हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की बात करेंगे। तो उससे पहले इस कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इस चीज़ का। ये एनडीटीएल का जो कंसेप्ट है वो बैंकिंग में यूज़ होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी। हम जानते हैं कि जो बैंक्स के अंदर होते हैं, जो किस तरह के डिपॉजिट होते हैं, बहुत सारे तरह के होते हैं। हम सेविंग्स में कराते हैं, करंट अकाउंट में डिपॉजिट कराते हैं, और एफडी भी एक चीज़ होती है जिसके अंदर हम अपना पैसा डालते हैं, हम अपने बैंक को पैसा देते हैं और उस हिसाब से हमें इंटरेस्ट रेट पे होता है। तो दो तरह की लाइबिलिटी होती है बैंक के पास। एक तो होती है डिमांड लाइबिलिटी और दूसरी होती है टाइम लाइबिलिटी। तो अगर इसे ब्रेक करोगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड लाइबिलिटी की। डिमांड लाइबिलिटी के अंदर क्या कौन सी चीज़ आ जाएगी, जब हम सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में अपना पैसा डालते हैं तो वो जो सारा पैसा हर बंदा जो है बैंक के अंदर डाल रहा है सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में, उन सबका जो एडिशन होगा वो हो जाएगी डिमांड डिपॉजिट के अंदर की। इतना डिपॉजिट हुआ, सबके सबके द्वारा इतना डिपॉजिट होगा। तो डिमांड डिपॉजिट के अंदर ये सारी चीज़ आ जाएगी कि जितना भी सेविंग और करंट अकाउंट में पैसा आया। और टाइम लाइबिलिटी के अंदर कौन सी आएगी, टाइम लाइबिलिटी मतलब टाइम बाउंड, जो कि टाइम के हिसाब से चलती है। टाइम के हिसाब से कौन सी चीज़ें चलती है, जैसे एफडी हो गई। तो एफडी के अंदर जो होता है एक मेच्योरिटी पीरियड होता है, उससे पहले आप बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते। एक लॉक इन पीरियड होता है, उससे पहले आप बैंक से जो है पैसा नहीं निकाल सकते। और डिमांड के अंदर ये रहता है कि कभी भी आप सडनली भी जाए तो आराम से अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये डिमांड लाइबिलिटी के अंदर आ गया। टाइम लाइबिलिटी के अंदर ये आ गया कि आप मैच्योरिटी से पहले वो पैसा नहीं ले सकते बैंक से। मैच्योरिटी जब होगी, तभी आपको अपना प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसका एग्जांपल क्या हो गया टाइम लाइबिलिटी का,
एफडी। तो यही कंसेप्ट है मेनली एनडीटीएल का, और उसी के हिसाब से लैंग्वेज लिखी है, मैं पढ़ लेता हूँ। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, जो कि बैंकिंग से रिलेटेड कंसेप्ट है। तो एक चीज़ और है जो हम भूल गए कि जो भी, एक तो डिमांड डिपॉजिट हो गया बैंक के अंदर, जो कि हमने बता लिया कि सेविंग करंट अकाउंट में जितना पैसा हुआ उसका एडिशन हो गया। अब टाइम लाइबिलिटी के अंदर क्या होता है, टाइम डिपॉजिट हो गया, मतलब टाइम डिपॉजिट में क्या हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, एफडी हो गया। जो एफडी के अंदर जो पैसा आया, किसी भी पर्सन ने या किसी भी कस्टमर ने एफडी के अंदर जो पैसा डाला उसका भी एडिशन होगा। अब जब दोनों का एडिशन मिक्स कर देंगे तो जो टोटल एडिशन होगा वही कहलाएगा एनडीटीएल का कंसेप्ट। तो मतलब इसका मतलब ये है कि सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें एनडीटीएल का क्या मतलब है, कि जितना भी पैसा बैंक के अंदर डाला गया सब लोगों के द्वारा, भले एफडी हो, सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट, उस सब पैसों का जो एडिशन होगा वो कहलाएगी एनडीटीएल। मतलब बैंक के पास इतना पैसा है सारे लोगों का, उस हिसाब से वो आगे लोन देना होता है, उसको हम आगे समझेंगे। बट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस बेसिकली रेफर्स टू द डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक। मैंने बता दिया कि जो डिपॉजिट हम कराते हैं उसी हिसाब से ये एनडीटीएल डिसाइड होता है। So the deposit of the public that are held by the banks with other banks. NDTL is used by the banks for computation of CRR, SLR और LAF। तो ये एक तरह के कंसेप्ट हैं जो कि बैंक को यूज करने पड़ते हैं। बैंक के पास मतलब एक पॉलिसी रहती है आरबीआई की कि आपके पास इतना कैश रिजर्व रहना चाहिए, इतना आप लोन नहीं दे सकते। तो इस सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। मेनली जो मेरे को आपको कंसेप्ट समझाना था जो कि एनडीटीएल का है, जो कि नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी। अब हम जानते हैं एनडीटीएल चेन के बारे में कि कैसे ये चेन काम करती है। हमने ये जान लिया कि एनडीटीएल जो कि नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी है, उसके अंदर यही है कि जितना भी डिपॉजिट हुआ, पब्लिक डिपॉजिट हुआ बैंक के अंदर, उसका जो एडिशन होता है वो कहलाता है एनडीटीएल के फॉर्मेट के रूप में। और किस तरह से जो बैंक है वो एनडीटीएल का यूज करके आरबीआई की पॉलिसीज को लागू करती है अपने अंदर। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख ही सकते हैं। मैं एनडीटीएल का एक कंसेप्ट जो है शॉर्ट में बताता हूँ आपको, बाकी सीआरआर और एसएलआर के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आप एनडीटीएल पे इस डायग्राम में ये देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई आइडियल एग्जाम्पल है, बैंक के पास इतना डिपॉजिट हुआ है, लगभग 1000 रुपीज का डिपॉजिट है। एज ए आइडियल एग्जाम्पल आप मान लीजिए 1000 रुपीज का डिपॉजिट हो रखा है बैंक के अंदर। उसमें से जो है 1000 रुपीज जो बैंक के पास आए हैं, उनमें से 790 रुपीज जो है बैंक उन्हीं का लोन दे सकती है। बाकी जो 210 रुपीज जो बचे हैं उनका लोन नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? बिकॉज आरबीआई ने ये रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि बैंक इन 210 रुपीज का लोन नहीं दे सकती। उसको बैंक को रिजर्व रखना होगा। जिसको रिजर्व रखने के लिए जो रेशियो बनाए हैं आरबीआई ने, वो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन दोनों के जो परसेंटेज है वो चेंज होते रहते हैं एज ए मॉनेटरी पॉलिसी जो भी आरबीआई बनाती है। बट बैंक के पास ये रेस्ट्रिक्शन रहती है कि बैंक पूरे 1000 रुपये का, पूरे 1000 रुपीज का लोन नहीं दे सकती। उनमें से मैंने आपको पोर्शन बता दिया। ये पोर्शन डिपेंड करता है कि जैसे आरबीआई पॉलिसी बनाता है उस हिसाब से बैंक को कुछ कैश रिजर्व रखना पड़ता है यहाँ, और कुछ कैश का बैंक अपने हिसाब से लोन दे सकती है। और उनको रिजर्व रखने के लिए एक तो कैश इक्विवेलेंट में रिजर्व रख सकता है, एक जो रिजर्व रखता है, एक आरबीआई के पास बैंक रिजर्व रखता है, दूसरा आरबीआई बैंक को कहता है कि उसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे, उसमें वो रिजर्व रख सकता है। तो मतलब अपने पैसे को वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी डालता है बैंक, और गोल्ड्स में भी डाल सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैंने आपको बता दी, और कैश में भी रिजर्व रख सकता है। तो ये वाला जो पोर्शन है आरबीआई ने इसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि बैंक इस पैसे का यूज नहीं कर सकता जो भी डिपॉजिट हुआ, और ये वाला पोर्शन बैंक लोन के लिए दे सकता है। सिंपल ये कंसेप्ट है एनडीटीएल। और इन दो रेशो के बारे में हम आगे बात करेंगे। आप यहाँ पढ़ ही सकते हैं कि एनडीटीएल इज अ रिक्वायरमेंट रिलेट्स टू द कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। मैंने आपको बता दिया कि एनडीटीएल के कंसेप्ट के हिसाब से, मतलब ये जो परसेंटेज है यहाँ पे लिखा हुआ, ये एनडीटीएल का ही परसेंटेज होगा। उसी हिसाब से एक रिजर्व कितना रखना है, कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालना है, कितना आरबीआई के पास रहेगा, उसका रेशियो, ये एनडीटीएल के हिसाब से ही डिसाइड होगा। एनडीटीएल का ही परसेंटेज निकाला जाएगा, उसी हिसाब से कैश रिजर्व और एसएलआर डिसाइड होगा।
तो एनडीटीएल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए मैंने आपको पहले समझा दिया ताकि हम सीआरआर और एसएलआर के बारे में आगे वीडियो में बहुत आराम से बात कर सके क्लैरिटी के साथ। और अदर टूल्स जो होते हैं मेज़र करने के, तो ये एक तरह का टूल्स हैं सीआरआर एसएलआर जो आरबीआई यूज़ करती है बैंक्स को कंट्रोल करने के लिए या रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कितना अमाउंट वो यूज़ कर सकते हैं। तो एनडीटीएल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया यहाँ। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ऑल दीज टूल्स एंड मेजर हेल्प इन मेंटेनिंग लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। तो ये सारे जो टूल्स होते हैं ये वाले और ये वाले जो टूल्स हैं वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करने में काम करते हैं और इसी तरह से आरबीआई हम पे कंट्रोल करती है। ठीक है ट्रेडर्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए।